बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन जो आपकी आपकी चैप्टर में दिया गया है, स्टेबिलिटी ऑफ टाइज क्या होती है। कि टाइज को कैसे स्टेबल किया जाता है। जो बच्चों के खेलने वाले खिलौने होते हैं उनको स्टेबल, वो कैसे स्टेबल रहते हैं, वो स्टेबल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फिगर बना करके आपको दिखाता हूँ। ये कुटाई है, इसको कैसे स्टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है इनको कि ये अपने तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। सिंपली होता है कि जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिलो द पिवट पॉइंट होता है जी। पिवट पॉइंट जो होता है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है इसके बिलो होता है। फिर जब इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं या इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी हमने इसको फोर्स लगा के हमने यहाँ पे फोर्स लगा के इसको थोड़ा टेढ़ा किया है तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो राइज कर जाता है जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका राइज कर जाता है, फिर ग्रेविटी जो होती है वो एक्सर्ट करती है, इस पे फोर्स लगाती है जो इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला के खड़ा कर देता है। यानी कि दोबारा से यहाँ पे फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया जाए तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, इसको मेंटेन कर लेगा। ये स्टेबिलिटी ऑफ टाइज, यानी कि इसको कंस्ट्रक्ट इस तरह किया जाता है कि दोबारा से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 इन द फिगर ए व्हाई डज द बॉय comes down towards ground although he is not exerting any force। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में। यहाँ पे कोई एक लड़का है, उसने स्लाइड करके नीचे आना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर जो लड़का है वो कैसे नीचे आएगा, जब आपके इस पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो ये नीचे कैसे आएगा। तो बेसिकली होता है कि अगर कोई बंदा खड़ा है उसमें दो फोर्स एक्ट कर रही होती है नेचुरली। एक फोर्स 1 ग्रेविटी की है जी, जिसको एम जी कहते हैं, W एम जी, और देन एक नॉर्मल फोर्स एफ एन, जिनकी ग्रेविटी की फोर्स भी लगी होती है और नॉर्मल फोर्स भी लगी होती है जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन रखती है जी। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटी की फोर्स है वो तो लग रही है नीचे की तरफ। अब बेसिकली ये दोनों फोर्सेज जो होती है ग्रेविटी की और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। अब एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल आउट करें तो ये दोबारा से नीचे लड़का कैसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन एक नॉर्मल फोर्स भी इसमें जो लग रही है वो कुछ एंगल बना के यहाँ पे लग रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं लग रही, यानी कि किसी एंगल पे फोर्स लग रही है तो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर रही। इसकी वजह से ये जो लड़का है वो नीचे जमीन की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल एट व्हिच बोथ x कंपोनेंट्स एंड y कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर इक्वल। यानी कि वो कौन सा एंगल बनेगा जब किसी भी फोर्स के जो x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी, जो दोनों कंपोनेंट है फोर्स के, वो इक्वल होंगे। अब अगर आप देखें तो ये फोर्स है, यहाँ पे इसको कंपोनेंट को ड्रा करते हैं।
एफ एक्स एफ वाई। अगर जो इनका ये वाला एंगल जो है, जैसे यहाँ पे तो 90 का बन रहा है, लेकिन इनका ये जो वाला एंगल जो 45 का अगर होगा, थीटा इक्वल टू 45, यानी कि एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट्स 45 डिग्री का होगा, तो ये दोनों कंपोनेंट जो फोर्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है कि व्हाई डज द हेलीकॉप्टर हैज अ सेकंड रोटर ऑन इट्स टेल, यानी कि एक हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर जो सेकंड रोटर होता है जो टेल पे होता है, ये वाला जो मैंने हेलीकॉप्टर यहाँ पे फिगर बनाई है, ये सेकंड रोटर जो है ऑन इट्स टेल, ये फर्स्ट आप इसको क्या लेंगे, फर्स्ट रोटर। ये जो सेकंड रोटर होता है ये क्यों लगा होता है कि हेलीकॉप्टर पे, क्वेश्चन हमारा ये है। तो सेकंड रोटर बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए, हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए होता है जी, टू मूव इट इन स्ट्रेट लाइन। यानी अगर सेकंड रोटर अगर ना हो तो ये स्पिन करेगा अराउंड इस एक्सिस क्या लेंगे, ये स्पिन ही करता रहेगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो बेसिकली जो इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसकी जो टेल पे है वो रोटर रखा जाता है, एक रोटर जो अलग से बनाया जाता है, सेकंड रोटर को कहते हैं, वो इसको सीधी आगे वाली डायरेक्शन में फॉरवर्ड पोजीशन में मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसकी ट्रीटमेंट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर शेप्ड बॉडी, यानी कि एक बॉडी है जो इररेगुलर शेप है उसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था इररेगुलर शेप की बॉडी का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इररेगुलर शेप बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन को यूज करके हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। प्लम्ब लाइन बेसिकली होता क्या है, एक बॉब होता है, अब बॉब कह रहे हैं इसको एक स्ट्रिंग यानी कि कोई मैस है, इसको हमने किसी स्ट्रिंग के साथ हैंग किया और यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो उसको कहेंगे प्लम्ब लाइन, स्ट्रिंग होगी और ये मेटालिक बॉब हो गई। अब देखें बेसिकली हमने यहाँ पे इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है इररेगुलर शेप बॉडी की, ये इररेगुलर शेप बॉडी है। सबसे पहले हम एक नेल के जरिए यहाँ पे इसको हैंग करवाते हैं, इसका पॉइंट ए फॉर एग्जांपल किसी नेल के जरिए हमने यहाँ पे इसको हैंग करवाया है, यहाँ पे होल है, पॉइंट ए पे होल है, इसके जरिए हमने इसको हैंग करवाया। बी और सी, इसको हैंग करा के साथ ही हमने जिस नेल के साथ इसको हैंग करवाया, साथ ही हमने प्लम्ब लाइन को भी यहाँ पे हैंग करवाना है। इस पॉइंट पे आपने प्लम्ब लाइन को हैंग आउट करना है। अब यहाँ पे प्लम्ब लाइन आपने हैंग करा है, इसके पीछे आपने मार्क कर लेना है या ड्रा कर लेना है एक वर्टिकल लाइन को। अब इसकी पोजीशन को चेंज करना है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो लाइन जो आई है यहाँ पे पॉइंट ए से यहाँ नीचे तक बिटवीन सी एंड बी, ये वाली लाइन हमें ये वाली मिल गई यहाँ पे। अब हमने इसको चेंज करना है कि पॉइंट बी को हमने रोटेट करवा के यहाँ पे लेके आना है और इसको प्लम्ब लाइन के जरिए जैसा कि हमने पहले किया है ये पॉइंट बी है, अब पॉइंट ए यहाँ पे आ गया और पॉइंट सी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने हैंग करना है यहाँ पे इसको, तो आप सिंपली इस तरह से हैंग हो गए।
बी यहाँ पे आ गया, पॉइंट सी और पॉइंट ए। अब प्लम लाइन यहाँ पे हैंड का करना है, ये प्लम लाइन है, इसके पीछे हमें प्लम लाइन के पीछे हमें ड्रा करना है, मार्क करना है, निशान लगाना है। ये हो गया यानी कि बी बिटवीन ए एंड सी। ये जो बी से प्लम लाइन हमने यहाँ पे ड्रा किया, ये कुछ ऐसे क्रॉस होगी। ये लाइन जो हमने बी से नीचे ड्रा की, ये लाइन आ गई। अब हमने पॉइंट सी को यहाँ पर रख के हमने इसका प्लम लाइन के जरिए यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है। पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अब यहाँ पे प्लम लाइन को ड्रा करके सिंपली यहाँ पे ड्रा के इसको यहाँ से ड्रा कराना है इसके पीछे। तो यहाँ से सी से बिटवीन बी एंड ए आई है, तो ये लाइन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। इरेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपने इरेगुलर शेप बॉडी को लेना है, उसको हैंग करवा के प्लम लाइन लेके जो कंसिस्ट होती है ये बॉब पे, मेटालिक बॉब होता है, उसके साथ स्ट्रिंग के साथ लटका होता है, उसको आपने हैंग करवा के वहां से आपने मार्क करना है डिफरेंट पॉइंट, जो जितने पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं उन पे आपने मेटालिक बॉब को वहां पे लटका के तो आपने पीछे मार्क कर देना है, निशान लगा देने हैं। और फिर तीनों जैसे कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। Give an example of a case when resultant force on a body is 0 but resultant torque is not 0। वो कहता है कोई ऐसी एग्जांपल दें किसी बॉडी पे फोर्स 0 होगी लेकिन टॉर्क उसका 0 ना हो। तो इसका आंसर है कि इफ अ बॉडी रोटेट्स about its axis, अगर बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होती है तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो 0 होगी लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक बॉल पड़ा हुआ है, अगर किसी एक पॉइंट पे इसको इसने रोटेट किया है तो यहाँ पे जो लीनियर फोर्स होगी, अगर हम लीनियर फोर्स लगाते हैं सिंपली तो इसने आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन मूव करना था, लेकिन हम यहाँ पे फोर्स 0 होगी लेकिन स्टिल इसका टॉर्क होगा कि ये रोटेट कर रही है लेकिन इसमें कोई लीनियर मोशन पैदा नहीं हो रही बल्कि एंगुलर मोशन पैदा हो रही है जो कि प्रोड्यूस करवा रहा है टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है एंगुलर मोशन को। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं जो फोर्स इज इक्वल टू 0 बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन होगी जब बॉडी रोटेट करती है अबाउट दिस एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। यहाँ पे फिगर्स बनी हुई हैं जी कुछ। एक्सप्लेन द फिगर बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नेचुरल इक्विलिब्रियम एंड व्हाई। ये तीन फिगर्स उन्होंने बनाई हुई हैं। कि इन तीनों में से 1, 2 और 3 में से कौन सा यहाँ पे नेचुरल इक्विलिब्रियम की स्टेट में, कौन सी बॉडी जो नेचुरल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो फिगर 3 है इसको अगर डिस्टर्ब किया जाए, जैसे कि हमने स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था, इसको हमें डिस्टर्ब अगर करना है तो इसने मूव करना यहाँ तक, इसने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से किसी नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करना, लेकिन स्टिल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो रिमेंस अनचेंज होगा, ना इसका लो होगा और ना हाई होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा रिमेंस अनचेंज। So figure C is in natural equilibrium. Next question, question number 7 है
कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाइड होगी, देन एक्सप्लेन व्हाई डज नॉट इंश्योर कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, यानी कि हम वो क्यों इंश्योर नहीं करती कि हमें क्यों उसका पक्का यकीन नहीं होता कि बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो थी वो कहती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस will be equal to 0, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो है सम ऑफ ऑल फोर्सेस will be 0। तो सेकंड कंडीशन है सम ऑफ ऑल द टॉर्क, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी will be is equal to 0, यानी कि पहली कंडीशन में फोर्स 0 होगी और दूसरी कंडीशन में टॉर्क 0 होगा, ठीक है जी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होगी, हमें सेकंड कंडीशन की क्यों जरूरत पड़ती है। इसको समझने के लिए आप दो फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पे, उसकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। यहाँ पे एक फोर्स लेफ्ट साइड पे फोर्स F1 कह लें, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। एक फोर्स F2 जो लग रही है राइट साइड पे, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस समेशन F इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की। अब सेकंड कंडीशन के लिए जो चीज है वो ये है कि अगर इनकी हम पोजीशन को शिफ्ट कर दें, अगर फोर्सेस की पोजीशन को हम शिफ्ट कर दें, फॉर एग्जांपल F1 को हम यहां पे ले जाते हैं और F2 को हम यहां पे ले जाते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इनकी एक्शन जो कर रही है। यहां पे आप देखें इस कंडीशन में अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो यहां पे अगर फोर्स ये यहां पे लग रही है, ये यहां पे लग रही है, तो ये बॉडी रोटेट करेगी कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, किसी एक लाइन पे एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल आउट यहां पे नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को रोटेट करवा रही है, तो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपके इसके लिए जरूरी है कि टॉर्क भी 0 हो। ये था क्वेश्चन कि अगर बॉडी में फोर्स 0 होगी तो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसकी रोटेट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए टॉर्क भी 0 होना जरूरी है अगर आपने बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं जी। स्टेटमेंट है जी, फिगर दी हुई है जी, कैन 100 kg एंड 5 kg balls balanced each other, if yes then explain how, यानी कि एक बॉल जो है उसका मास है 100 kg और एक बॉल उसका मास है 5 kg, ये एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेंगे, कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो इसका आंसर है जी यस, इट कैन बी बैलेंस। कैसे बैलेंस होगा कि हम अब जो लार्जर मास है यहाँ पे यानी कि 100 kg वाला है, यहाँ पे जो इसका मूवमेंट आर जो होगा वो शॉर्टर रखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है मूवमेंट आर इसका शॉर्टर रखेंगे, और जो बाल जिसका मास कम है यानी कि जो लाइटर मास वाली बाल है उसका जो मूवमेंट आर जो है वो लार्ज रखेंगे तो तब जाके यहाँ पे ये एक दूसरे को दोनों बाल्स बैलेंस आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो बाल जिसका लाइटर मास है उसका मूवमेंट आर्म जो है वो हम रखेंगे लार्जर, और यानी कि आर यानी कि टॉर्क का क्या है आर का सेट होता है, तो ये वाला मूवमेंट आर्म जो है ये हम रखेंगे लार्जर जो स्मॉलर मास है, और जिसका हैवी मास है उसका मूवमेंट आर्म हम कम रखेंगे। इस तरीके से हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई डज द हाइट ऑफ रेसिंग कार इज केप्ट स्मॉल, यानी कि रेसिंग कार जो होती है उनकी हाइट को हम स्मॉल क्यों रखते हैं जी। बेसिकली ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, अगर हाइट कम होगी तो ये कार की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगी और कार जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, इसलिए हम जो हाइट होती है कार्स की रेसिंग कार्स की वो कम रखते हैं कदर जो दूसरी कार्स वगैरह की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है
इसको पिवट पॉइंट कह लें। वो कह रहे हैं हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे टॉर्क क्यों जीरो होगा, व्हाई डज टॉर्क विल बी जीरो, टॉर्क जीरो क्यों होता है। अगर टॉर्क इसलिए जीरो होता है अगर हम लीनियर फोर्स किसी एक चीज पे लगा रहे हैं, अगर फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर हम पिवट पॉइंट पे लगा रहे हैं तो लीनियर बॉडी जो है मूव करेगी, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, दैट्स व्हाई हम नहीं कह सकते कि टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा अगर आप पिवट पॉइंट पे फोर्स को लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11। How it is possible to balance a body at a single point? Explain in term of center of gravity. यानी कि एक बॉडी को हमें सिंगल पॉइंट पे बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल की एग्जांपल ले लें, इसको हमें सिंगल पॉइंट पे बैलेंस करना है। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो वो मास ऑफ बॉडी किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा होता है जी, वो इस फॉर एग्जांपल पॉइंट ए कह लें। जब इसका पूरा जो बैलेंस है, जो पूरा इसका वेट है, वो किसी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है तो हम उसको किसी एक पॉइंट पे इसको स्टैंड करवा सकते हैं, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। Two forces are equal magnitude, opposite direction, having same line of action are acting on a body. Will they produce a couple? वो कह रहा है जी दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये स्टीयरिंग की एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। इसकी जो मैग्नीट्यूड जो दोनों फोर्सेस की वो इक्वल है, लेकिन फोर्स F1 और F2। अब ये जो ला देंगे फोर्सेस दोनों इनकी डायरेक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, इनका जो एक्ट करेंगे वो सेम लाइन पे एक्ट करेंगे, तो वो कह रहा है कि ये कपल को प्रोड्यूस करेंगे। हमने जो कपल की डेफिनेशन में पढ़ा है कि टू बॉडीज जिनका इक्वल और जो फोर्सेस उन पर लग रही हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रिक्वायरमेंट जो है इनको कपल की कि फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो सेकंड है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो थर्ड डेफिनेशन इसकी कि हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, यानी कि जो फोर्सेस हैं मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन में सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो कब तब प्रोड्यूस होगा जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगी। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स।